Hi everybody. Knowledge will give you power, but good character will give you respect. Today is 6th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 152 agriculture. Which of the following is not a rabi crop? कैरेट, रेडिश और पी ये राबी क्रॉप है, बट लेडी फिंगर इज नॉट अ राबी क्रॉप. इन विच मंथ इज द राबी क्रॉप सोन? द आंसर इज अक्टूबर टू नवंबर. द आइडियल climatic condition for the cultivation of rice are रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर होना चाहिए और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. Which one of the following crops is known as white gold in Maharashtra? The answer is cotton. Cotton fibers are obtained from seed. So ये जवाब है yesterday's quiz के. आज के सवाल है Which state is the largest silk producing state? Largest silk producing state. Which one of the following is an important crop of the Barak Valley? Which one of the following states is the largest producer of tea in India? Which state is the largest producer of tobacco in India? What is green gold? Green gold. So ये सवाल है आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल, नोइंग और यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस. ब्रुस्क का मतलब है अशिष्ट, एब्रप्ट और ऑफ हैंड इन स्पीच और मैनर. क्विबल का मतलब होता है वक्रोक्ति, मतलब अ स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर. हेडोनिस्टिक का मतलब होता है सुखवादी, एंगेज्ड इन द परसूट ऑफ प्लेजर, सेंसुअली सेल्फ इंडल्जेंट. डेसिमेशन मीन्स बर्बादी, द स्टेट ऑफ फैक्ट ऑफ बीइंग रेंडर्ड नॉन एग्जिस्टेंट. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. Try to answer this question. Valid inference क्या draw हो रहा है? And this is question number 2. यहाँ valid inference क्या होगा? Tell again. Then this is social media update. So wildlife week चल रहा है. आज का पहला सवाल है Asiatic lions can be found in which national park? Question number 2 है which bird can fly backward? Fly backward. Sparrow, eagle, rooster या फिर hummingbird? क्या आपको पता है इंडिया हैज ऑल्सो सीन अ राइज इन टाइगर नंबर्स फ्रॉम 2226 इन द ईयर 14 टू अराउंड 3000 इन द ईयर 2018. वर्ल्ड का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इंडिया में है और जो सब स्पीशीज है वो है रॉयल बंगाल टाइगर. कैन यू अनजम्बल दिस फेमस पर्सनैलिटी? दिस वर्ड, कैन यू गेस दिस फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हिंदी लिटरेचर? Then आप हैं रीता फारिया, द फर्स्ट एशियन टू बी क्राउन मिस वर्ल्ड इन वियतनाम. रीता फारिया. Then this is मंजूषा पेंटिंग. मंजूषा पेंटिंग एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है बिहार का. इट डेट्स बैक टू द 7th century. इट इज एसोसिएटेड विद द बिशाहारी पूजा फेस्टिवल and is based on the folklore of Bihula Bishahari. So this is Manjusha painting, Bihar. Then this is let's meet with millets on this world food day. ये है कोडो is a kind of millet is very nutritious. ये international millet year भी है. Now let us talk about Punjab. So this is Sadda Punjab. State animal, bird, tree and flower of Punjab. State animal है blackbuck, state bird है northern goshawk, state tree is shisham and state flower is Madonna lily. So this is social media update. Then let us come to the Hindu newspaper. आज आंसर राइटिंग ऑफ है. जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका भी ऑफ है. मैं कल उन सबको डिस्कशन करूंगा. फ्रॉम मंडे आंसर राइटिंग हम स्मूथ कर लेंगे. मंडे टू फ्राइडे एवरी डे वी विल हैव आंसर राइटिंग सेशंस. सो दिस इज द हिंदू. Then this is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये जो प्रीलिम्स का कोर्स है, दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. इसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत. इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में हमने 1773 टू 1857 तक पढ़ा था.
अब हम कंटिन्यू करेंगे द क्राउन रूल। द क्राउन रूल इस बुक में अराउंड 80 चैप्टर्स हैं ऐसे, और हम सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं अलोंग विद MCQs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इंडियन पॉलिटी इज वेरी वेरी रिलायबल। दिस इंडियन पॉलिटी इज वेरी वेरी रिलायबल, फिक्स्ड सिलेबस है और स्कोरिंग भी बहुत होता है। सो इस बुक को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। ओके, और ये आपको ना केवल यूपीएससी बल्कि जो दूसरे एग्जाम्स हैं उसमें भी ये बहुत यूजफुल रहेगा। टू ज्वाइन द कोर्स यू कैन विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.one. You can scan this UPI QR code to pay fee, and after that this is under this UPSC Prelims 2023 course. After that, mail that screenshot to 1@srajanindia.one. Now this is the Hindu. First news है, pitch on poll promises cost not linked to freebie debate. See, चुनाव के वक्त जो फ्रीबीज अनाउंस होते हैं वो फ्रीबीज कैसे फुलफिल किए जाएंगे इसका भी होमवर्क शेयर करना जरूरी है कि जो फाइनेंसेस हैं वो कैसे होंगे, क्या ऑल फ्रीबीज में काउंट होगा, फ्रीबीज या वेलफेयर, एंड देन इसका टाइमलाइन क्या होगा। दीज ऑल डिटेल्स नीड्स टू बी शेयर्ड जब ये अनाउंसमेंट किए जाते हैं ड्यूरिंग द पोल। The proposal by the Election Commission that political parties disclose the financial ramifications of promises in their manifesto. मैनिफेस्टो में जो promises हुए हैं वो कैसे फुलफिल होंगे ये भी क्लियर वहां पे बताएं। Not linked to debate on freebies. This is not debate on freebies, but वो अगर फुलफिल होगा तो how? Because अगर चुनाव के टाइम पर फ्रीबीज होते हैं, फ्रीबीज एट टाइम्स ब्राइब की तरह भी यूज किए जाते हैं टू विन द इलेक्शन, बट वंस द इलेक्शन इज ओवर वो फ्रीबीज कैसे फुलफिल होंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, डिबेट है। सो दैट इज वाई उसके फाइनेंशियल रैमिफिकेशन क्या होंगे, रिसोर्सेस क्या होंगे, स्टेट एक्सचेकर पे कितना बर्डन आएगा, फुलफिल किस स्केल पे किया जाएगा, इन सब चीजों को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। सो प्रपोजल है, पार्टीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ promises they make during elections. It also sought information on the ways in which it would be paid and the implications for the state or union government finances. So this is pitch on poll promises. Now this is Nobel for work on click chemistry and quantum mechanics. ये नोबेल प्राइज एक अवार्ड डेली ऐसे अनाउंस हो रहा है। लेटेस्ट वेट, अभी आप बस इनका नाम जानते चलो और किस चीज पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। इसका एक बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक्स अभी आएगा, हम सारे के सारे एक साथ कवर कर लेंगे। सो दिस इज नोबेल फॉर वर्क ऑन क्लिक केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स। सो केमिस्ट्री के ये पेयर ये हैं, आप तीन को केमिस्ट्री का नोबेल मिला है और ये मिला है फिजिक्स का। सो नोबेल कल हमने देखा था, नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सिलेक्शन प्रोसेसेस क्या है, और इस तरीके से इन सारे फील्ड्स में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इन सब में नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। तो अभी ये 1 by 1 अनाउंसमेंट हो रहा है, 2 या 3 दिन में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल हैव अ क्विक रिकैप। Then this is the front page of the Hindu. Next is neutrality abstention. See, इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जो यूक्रेन क्राइसिस है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। एट द सेम टाइम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। सो इंडिया ने यहाँ स्टैंड, न्यूट्रल स्टैंड दिया था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। बट जब यूएनएससी में इसका सेशन मूव हुआ तो इंडिया वहां से एब्सेंट भी था, रशिया के अगेंस्ट जब ये मूव आया। सो दिस अगेन टेल्स कि इंडिया का जो स्टैंड है वो इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से, इंडिया मस्ट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रशियाज बॉम्बिंग एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटोरी। प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी टेलीफोन कॉल भी हुआ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ, और यूक्रेन क्राइसिस के अपडेट्स यहाँ पर मिले। नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। मिस्टर मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जेलेंस्की को बताया कि देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो वर्ड्स है ना, मैं आपको ये वर्ड्स इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको यही वर्ड्स, फॉर्मल वर्ड्स अपनी आंसर कॉपी में लिखने हैं। जब इंटरव्यू में आपसे अभी पूछा जाएगा तो आपको इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। हम बहुत सारी ये जो हाइप वाली लैंग्वेज देखते हैं सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया, इवन प्राइम टाइम पे भी, इसका जीरो यूटिलिटी है, इसको फॉर्मल लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता, और ये चीज आप रिटन में और इंटरव्यू में नहीं बोल सकते। आपको ये लैंग्वेज पिक करना है, देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट,
then now is not the time for war. Now is not the time for war. Actually, we should understand कि हम ये process किस लिए कर रहे हैं. We are not a news media. We are not a news media. Our entire discussion is solely for examination, learning, examination point of view, for this exam preparation, learning and education only. So we have to be careful जब हम लैंग्वेज को यहाँ पर देखते हैं. सो आप ये लैंग्वेज यूज करना है. इंटरनेशनल रिलेशंस में वैसे भी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखती है. नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो मिलिट्री है, जो मिलिट्री सॉल्यूशन कोई इस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन नहीं है. देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट. अब रशिया ने यहाँ पर एनेक्स किया है रेफरेंडम के थ्रू डोनेट्स्क एंड दीस एरियाज यूक्रेन के. लेट अस सी. न्यूक्लियर सेफ्टी, अगेन हमारा व्यू पॉइंट क्या रहेगा? न्यूक्लियर सेफ्टी पैरामाउंट है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियर सेफ्टी. सो कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंडेंजर होती है तो. इंडिया की रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स, to which Mr. Zelensky responded that he could not conduct any negotiation. So ये इनके स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे. बट इंडिया ने अपना स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर एज अ मीडिएटर भी पीस एफर्ट्स के लिए भी कंट्रीब्यूट करने के लिए वी आर रेडी. 7 months हो गए हैं और इस वॉर का ड्रामेटिक इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल सिक्योरिटी, फूड, फ्यूल और एनर्जी सप्लाई में. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन. Then New Delhi can only play that part if it is also sets out its position more clearly. तो न्यू दिल्ली से ऐसा एक्सपेक्टेड भी है वो अपनी पोजीशन क्लियर यहाँ पर करे. मीनवाइल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब के रिमार्क्स हैं, हम यूएन चार्टर को एडहेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करना है टेरिटोरियल सोवरेनिटी. इंडिया कंटिन्यूज टू एब्सटेन ऑन ऑल वोट्स दैट क्रिटिसाइजेस रशियाज यूक्रेन एक्शंस इन यूक्रेन. सो ये इंडिया का स्टैंड है. दिस इज न्यूट्रलिटी, एब्सटेंशन. सो ये जो लाइंस मैंने आपको बताया, दिस शुड बी अवर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस. देन एक्ज्यूमिंग न्यू लाइट, अगेन ये नोबेल प्राइज पे है. नोबेल प्राइज जो होता है बायोलॉजिस्ट टू शन एकेडमिक स्ट्रेट जैकेट. ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट को चैलेंज करने के लिए रेडी रहना चाहिए. चैलेंज करने के लिए चैलेंज करें जो अगर प्रेजेंट लैकुना है, प्रेजेंट मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको चैलेंज करें. देन न्यू एवेन्यूज ढूंढे. दे शुड शन दिस एकेडमिक स्ट्रेट जैकेट. द आइडिया इज दे शुड बी ओपन टू न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, न्यू थॉट प्रोसेस. इस पे हमें दिस वर्क करना चाहिए. Then this is procrastination is unreasonable. Let us do one thing. आज भी आंसर राइटिंग कर लेते हैं. आज मैं आपको गवर्नर के ऊपर एक क्वेश्चन अलग से अभी शेयर कर देता हूँ, है ना. इसमें नहीं लिखा है बट आई विल शेयर अ क्वेश्चन गवर्नर पे. आज गवर्नर का आर्टिकल भी आया है. इस बार मेंस एग्जामिनेशन में भी गवर्नर पूछा गया था. तो लेट अस प्रिपेयर दैट क्वेश्चन गवर्नर का. ओके. अब देखो यहाँ बात है, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही गवर्नर होते हैं. जब अगर अपन स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो स्टेट अपैरेटस जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड देन पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, राज्य स्तर की जो पॉलिटी है ये बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. राज्य स्तर की, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी. तो इसमें गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू आउट द ईयर हम देख रहे हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में अक्सर काफी टेंशंस होते हैं जो एस्केलेट भी हो जाते हैं. दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो सच टाइप ऑफ जो डिफरेंसेस होते हैं ये गवर्नेंस के लिए भी नॉट गुड. अब एक बिल पास हुआ स्टेट असेंबली में, तो वो लॉ तब बनेगा जब गवर्नर उसको हामी देंगे और गवर्नर उसको साइन करेंगे. देन ओनली वो जो बिल है वो बिल बनेगा एक्ट ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट. द गवर्नर बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, the process of law making is complete only when he signs it, signifying his assent. जब वो साइन करेंगे तभी एसेंट मिलेगा और तभी वो एक्ट बनेगा. इन ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज प्रोविजन ये होता है कि जो गवर्नर है उनके पास सर्टेन चॉइसेस होता है. या तो वो यस बोलेंगे या फिर यस बोलेंगे, या फिर वो बिल को रीसेंड करेंगे, या फिर विदहोल्ड करेंगे, या फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे. ऐसे चॉइसेस गवर्नर के पास रहता है. It may look a bit strange that the law-making body does not have the final say in the process of law-making, and the bill it passes gets transformed into law only when the governor assents to it. Means राज्य की जो विधानसभा विधान परिषद है उसने बिल पास कर दिया,
पर वो बिल तभी एक्ट बनेगा जब गवर्नर उसको साइन करेंगे। और इसमें बहुत सारे जो है मैटर, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट भी है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में साइलेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक होती है पॉकेट वीटो, गवर्नर ने कोई डिसीजन लिया ही नहीं, तो पॉकेट वीटो में कोई टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है। इट कुड बी लाइक कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। सो जब तक गवर्नर बिल साइन नहीं करेंगे वो एक्ट भी नहीं बनेगा, और इसके कारण एट टाइम्स बिल को एक्ट बनने पे अननेसेसरी एट टाइम्स डिले भी हो जाता है। अब सी, when comes the question of whether a governor is permitted by the constitution to cause uncertainty in the matter of giving assent to the bills passed by the state legislature assumes great importance। अब देखिए, आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड गवर्नर को सर्टेन ऑप्शंस, जो गवर्नर की डिस्क्रिशन पे भी होते हैं कि जब बिल आया तो वो उस बिल को कैसे आगे कैरी करे। He may give assent or he can send it back to the assembly। या तो यस बोलेंगे या फिर उसको असेंबली को वापस भेज देंगे। Requesting it to reconsider some provisions of the bill or the bill itself। तो या तो हाँ बोला या फिर उसको असेंबली को वापस भेज दिया, रिकंसिडर कर दिया। In this case, if the assembly passes the bill without making any change and send it back to the governor, he will have to give assent to it। तो overriding नहीं होता है। अगर गवर्नर ने असेंबली को बिल को भेजा और असेंबली ने उसी बिल को फिर से पास करके भेज दिया, तो दूसरी दफे गवर्नर को फिर वहां पे असेंट देना पड़ेगा। ये जो प्रोविजन है, द प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 200 अनएम्बिगुअसली अफर्म्स की प्रेमेसी तो हमेशा लेजिस्लेचर की होती है, बिकॉज ये चुनाव जीत के आए लेजिस्लेटिव एक्सरसाइजेस में। जो स्टेट विधानसभा है उसकी प्रेमेसी है, वो ही कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो पहला ऑप्शन तो ये हुआ कि उसको वापस भेज दिया, गवर्नर के पास बिल आया, पहला ऑप्शन हुआ कि यस कर दिया, दूसरा ऑप्शन हुआ उसको नो करके वापस भेजा। अगर दिस विधानसभा ने वापस पास किया तो सेकेंड टाइम गवर्नर को यस देना पड़ेगा। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि इट क्लियर्स दैट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि वो गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले। Only if the governor forms an opinion that bill would endanger the position of the high court by whittling away its power। तो जब कभी सेंटर स्टेट रिलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस पॉसिबल है तो गवर्नर उस बिल को, राज्य के बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व कर सकता है। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 3। Constitution does not mention any other type of bill which is required to be reserved for the consideration of the president। So this is wholly गवर्नर का डिस्क्रिशन। गवर्नर को लग रहा है ये बिल रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए तो वो रिजर्व कर लेंगे। Nevertheless, courts have conceded a certain discretion to the governors in the matter of sending bills to the president। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है, ये गवर्नर के डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट होता है। फोर्थ ऑप्शन है इज टू विदहोल्ड द एसेंट। गवर्नर ने क्लियर कट नो बोल दिया कि हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, बट इट इज नॉट नॉर्मली डन बाय एनी गवर्नर बिकॉज इट वुड बी एन एक्सट्रीमली अनपॉपुलर एक्शन। तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है यस और बिल बन जाएगा एक्ट। दूसरा ऑप्शन आता है नो और उसको रिव्यू भेजा और फिर पार्लियामेंट से वो वापस घूम के गवर्नर के पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा से घूम के गवर्नर के पास आएगा और फिर वो उसको यस बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट और जो चौथा ऑप्शन होता है उसमें क्लियर कट नो बोल दिया, विदहोल्ड कर दिया उसे। ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास। तो लेजिस्लेचर रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल एंड इज द कॉन्स्टिट्यूशनली डिजाइन बॉडी टू मेक लॉज। अब सी, गवर्नर जो होता है वो सेंट्रली अपॉइंटेड होता है, बट जो चीफ मिनिस्टर होता है वो राज्य से चुनाव जीत के आते हैं, सारे विधायक चुनाव जीत के आते हैं, तो उनका विल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द लॉ। इफ द गवर्नर हु डज नॉट रिफ्लेक्ट इन एनी वे द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट अगर रिफ्यूज कर रहा है हाँ देने से, एसेंट से, तो ये तो लेजिस्लेटिव प्रोग्राम ही डिफीट हो गया इलेक्टेड गवर्नमेंट का। सो दैट इज व्हाई स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट हो गया। तो ये अनपॉपुलर है, यूजुअली होता नहीं है। The fact that Constitution does not mention the grounds on which a governor may withhold assent to a bill shows that this power should be exercised by the governor extremely sparingly। कुछ चीजें ऐसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, रूल साइलेंट है और वो अज्यूम किया जाता है कि ये लाइक वंस इन अ ब्लू मून टाइप होगा, एक्सट्रीमली स्पेरिंगली यूज किया जाएगा।
सो इस पे साइलेंट है। तो ये जो विदहोल्ड हो गया है या फिर प्रेसिडेंट के पास है या फिर डिसीजन नहीं आ रहा है, एट टाइम्स इससे बिल का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनने में काफी डिले भी हो जाता है। अगर हम फॉरेन का कुछ एग्जाम्पल देखें तो यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, यूएस प्रेसिडेंट का भी एग्जाम्पल दिया है कि वो भी रिटर्न, इंडिया में लिटिल बिट डिफरेंट है, एज इट इज नहीं है। अब दिक्कत आती है, चैलेंज क्या आता है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट legitimate question that arises is whether the government of a state can challenge the refusal of assent of by the governor in a court of law। क्या चैलेंज कर सकते हैं कि अगर गवर्नर उसको हाँ नहीं भर रहा है तो क्या वो चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 361 है, ये प्रोहिबिट करता है कोर्ट फ्रॉम इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ गवर्नर और द प्रेसिडेंट फॉर एनी एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। सो अगेन जो कोर्ट है वो गवर्नर के किसी भी एक्ट पे ऐसे डायरेक्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकती है। दे एंजॉय कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो गवर्नर को इम्यूनिटी मिला है। इट इज इन फैक्ट अ यूनिक सिचुएशन वेयर अ गवर्नमेंट इज प्लेस्ड इन अ सिचुएशन ऑफ हैविंग टू चैलेंज अ गवर्नर्स एक्शन ऑफ विदहोल्डिंग एसेंट टू अ बिल। तो दिस ऑल्सो कि गवर्नर का जो डिसीजन है वो चैलेंज नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है गवर्नर आर्बिट्ररी मैनर पे एक्ट भी नहीं कर सकते, फिर मैलाफाइड भी और अल्ट्रावायर भी सिचुएशन बनने लग जाती है। सो चीजें ये होती है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है एंड लेजिस्लेचर को पीपल ऑफ द स्टेट ने चूज किया है तो इससे क्लैशेस होते हैं। ये सेटल किया था, एक केस आया था रामेश्वर प्रसाद एंड यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इम्यूनिटी ग्रांटेड बाय आर्टिकल 361 जो गवर्नर को मिली है डज नॉट हाउएवर टेक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन इंक्लूडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। अब देखो दो टाइप का एरर होता है, एक होता है मैलाफाइड मतलब वो इंटेंशनल है, आपको प्रॉपर नॉलेज था एंड देन आपने वो किया। दूसरा होता है बोनाफाइड मिस्टेक कि आपको नहीं पता था वहां पे क्या होने वाला है, बोनाफाइड मिस्टेक था। कोविड-19 के पहले आपने एक सर्टेन डिसीजंस लिए, अचानक ही डिजास्टर आ गया, डिसीजंस आपके फेल हो गए, तो दिस इज अ बोनाफाइड मिस्टेक। तो कोर्ट मैलाफाइड में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ये बताया था रामेश्वर प्रसाद केस में। कोर्ट विल नॉट बी एबल टू डायरेक्ट द गवर्नर टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, बट कोर्ट एक इंस्ट्रक्शन पास नहीं कर पाएगी। Invalidation of the refusal to give assent to a bill on the ground of malafide etc. तो अब इस पे क्या फर्दर एक्सरसाइज होगा, आज दूसरे ऑप्शंस क्या होंगे, ये यहाँ पे बात आ जाती है। एक्चुअली जो गवर्नर है, गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है जो उन्हें स्वेच्छा से लेना है, वो व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर इज ग्रेटर, गवर्नर के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। गवर्नर डिसाइड करता है लेंथ ऑफ टाइम कितना है, फॉर एग्जांपल पॉकेट वीटो में भी कोई लेंथ ऑफ टाइम डिसाइडेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को रेस्पेक्ट इन जनरल होता है। आर्टिकल 200 डज नॉट कंटेन सच एन ऑप्शन। गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज वन ऑफ द ऑप्शंस जो आर्टिकल में लिखा है, और ये अभी यहाँ पर अनरीजनेबल एक्ट्स आर अनसस्टेनेबल इन लॉ ये भी हो जाता है। ये चैलेंजेस अभी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सो अगेन लेट अस सी, अगर ये कोर्ट में दोबारा जाता है इसका नया इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लेट अस सी। फॉर नाउ हमें ये चार चीजें याद रखनी है जो गवर्नर की पोस्ट होती है, और इसी पे बेस्ड आज का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन होगा। ओके, कैलामिटी प्रोन है अर्बन इंडियाज वरिंग स्टोरी लाइन। अब यहाँ प्रॉब्लम है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, एवरीवेयर अर्बन फ्लड इज ऑन राइज एंड दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। Then women's choice, a threat to Iranian state, and then this is US sends additional military aid to war torn Ukraine। Again Ukraine क्या है, एक थिएटर बन गया है, war torn। एलॉन मस्क वापस ट्विटर खरीदने की बात कर रहा है। देन एयर स्ट्राइक एंड इंडिया शुगर एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी आएगा, एक्सपोर्ट इज गुड। नासा ने स्मैश किया था एस्ट्रॉइड। आप इस मिशन का नाम बताओ, क्या मिशन का नाम था जो भी एस्ट्रॉइड को हिट किया था। क्राइटेरियन फॉर एससी स्टेटस। अब सी, यहां पर बात है कि जो शेड्यूल कास्ट में इंक्लूजन है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 है, इसमें केवल हिंदूज को एज अ एससी एडमिट किया गया था। 1956 में दलित्स हु हैड कन्वर्टेड टू सिखिज्म वो भी इंक्लूड किए गए। 1990 में दलित्स हु हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म भी इंक्लूड किए गए। सो हिंदूज, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म, दलित्स यहां से इंक्लूड किए गए इस लिस्ट में।
अब जो बात है वो है कि इंडियन क्रिश्चियंस यहाँ पर क्यों इंक्लूडेड नहीं है, इनको क्यों एक्सक्लूड किया गया है, इसकी डिमांड आ रही है। इसमें भी लेट अस वेट एंड वॉच सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या पोजीशन लेता है। ओके, तो 1950 का ऑर्डर अलाउज ओनली मेंबर्स ऑफ हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट रिलीजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कास्ट, नॉट एनी अदर, ओनली बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड सिख रिलीजन्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कास्ट। सो लेट अस सी अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है? दिवालिया हो जाते हैं, बैंक्स ने लोन दिया है बट वो दिवालिया हो गए। अब ये जो बैंक्स दिवालिया हो गए या फिर बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए जैसे बैड बैंक लाने की बात है, बैड बैंक वो पर्टिकुलर एनपीएस को ट्रीट करेगा। या फिर अगर दिवालिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिवालिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी दिवालिया हुआ है, या फिर कोई फैक्ट्री दिवालिया हुआ है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां से रिकवरी कैसे करे? ये जो डेट है, उधार लिया गया है, इसकी रिकवरी कैसे करे? इसके लिए आया था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में। जितने भी प्रीवियस लॉज थे उनको कंसोलिडेट किया था और टाइम बाउंड मैनर पे हमें इंसॉल्वेंसी को करेक्ट करना था, रिजोल्यूशन लाना था, लिक्विडेशन लाना था। लिक्विडेशन फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी अगर दिवालिया होती है तो उसके एसेट्स को सेल किया जाता है और रिकवरी की जाती है, इसका था। बट 2022 आते आते ये देखने में आ रहा है कि आईबीसीबी कंपनीज को अपलोड कराने के लिए जो रिजोल्यूशन, रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर के जो बातें कर रही है वो इतना इफेक्टिव हो नहीं रहा है। द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, हाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल कम्स विद अ कॉस्ट, और ये है इंग्लिश। ही इज नॉट एन एक्टर, मतलब वो एक्टर नहीं है। ही इज नो एक्टर, मतलब वो अच्छा एक्टर नहीं है। ओके, सो जैसे राज इज अ पोएट, इजंट ही? नो, ही इज नॉट अ पोएट। नॉट अ पोएट मतलब कुछ और प्रोफेशन है। ओके, और जब हम नो बोलते हैं तो देन उसका वर्क एटीट्यूड उसके लिए करेक्ट नहीं है, ये बताएगा। बिहेवियर और कंडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? ही बिहेव्स वेल इन द कंपनी ऑफ हिज सुपीरियर, हिज बिहेवियर एट द मीटिंग वॉज एट्रोशियस। तो बिहेवियर इज द वे पीपल जनरली कंडक्ट देमसेल्व्स। हर किसी का बिहेवियर डिफरेंट होता है। बिहेवियर इज द वे पीपल जनरली कंडक्ट देमसेल्व्स। एक चीज होता है टैलेंट, मार्क्स, पोस्ट, डेजिग्नेशन, सक्सेस। ये काफी अच्छी चीज है अगर आपका ये पार्ट करेक्ट है। बट ये पार्ट करेक्ट होने के बाद भी अगर आपका बिहेवियर करेक्ट नहीं है, द वे यू बिहेव इन ग्रुप, द वे यू बिहेव इन से एज योर पोस्ट, इन योर पोस्ट, या फिर सोसाइटी एटसेट्रा, अगर आपका बिहेवियर करेक्ट नहीं है तो ये सारी चीजें ना जंक हो जाती है। सो बिहेवियर करेक्ट होना जरूरी होता है। द वर्ड इज यूज्ड फॉर से एनिमल, थिंग्स भी हो सकते हैं। सम कैन प्रिडिक्ट रेन बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ शीप। और कंडक्ट इज ऑल्सो बिहेवियर बट इट हैज अ कॉनोटेशन ऑफ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्दो इनको इंटरचेंजेबली भी हम यूज करते हैं। जैसे बिहेवियर के सेंस में हम बोलते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स में देख रहे हैं टीम पर्सन है या नहीं है स्पोर्ट्स पे एटसेट्रा। कंडक्ट भी हो सकता है जो आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो कंडक्ट इज बिहेवियर इन इट्स मोरल एस्पेक्ट। यहाँ पे मोरालिटी भी आ जाती है कंडक्ट में। ओके, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक वर्ड कोड ऑफ कंडक्ट होता है सर्विसेज में, कोड ऑफ कंडक्ट। सो आई अश्योर यू स्टडी रेगुलरली। अब ये जो नेक्स्ट है, नो इट शुड बी आई अश्योर यू दैट आई विल स्टडी रेगुलरली। assured. So I assure you to go. It should be I assure you that I will go. This is how it is used, assure. Then word of the day है prink. Prink मतलब to dress very carefully in a finically manner. Finically dress up है, fancy up है, deck up है, overdress है. That is prink. Okay. So this is Know Your English, and this is Architect of New Parliament says completing the project properly is the priority. Then माउंटेन एवलांच स्ट्राइक, केव्स ऑफ बांधवगढ़ अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज में था, अभी ये बात आ रही है इट्स नॉट बुद्धिस्ट। इंडियन फर्म है कफ सिरप में बी टाइड टू दिस गाम्बिया, तो ये मेडिसिन है, मेडिसिन में इरेगुलरिटी यहाँ पे पाई गई है। देन प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑडिट ऑफ स्टेडियम, इंडोनेशिया फुटबॉल स्टैम्पीड, रशियन एस्ट्रोनॉट। देन दिस इज ईरान फेल्ड मिसाइल्स, दिस इज प्राइस कैप और पुतिन। अभी रशिया इश्यूज हुआ या फिर जो बर्निंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज डे बाय डे में जो चेंज हो रहे हैं, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं करना है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। देन ECLGS बढ़ाने की बात है, क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर दिस एविएशन।
देन सीबीआईसी ऑब्लिगेशन, मिड कोर्स गैस प्राइसिंग है, मस्क का फिर से ट्विटर डील आ रहा है। अब इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट किया कि डील हो रहा है नहीं हो रहा है, सी। सो दैट इज वाई ये जो इस टाइप की न्यूज होती है ना, इसको बस हेडिंग देख के आगे बढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट इन्वेस्ट टू मच ऑफ टाइम एनर्जी इनटू दिस। राइजिंग रबर इंपोर्ट्स हिटिंग प्राइसेस से प्लांटर रबर, दिस इज रबर कल्टीवेशन। स्मॉल बिजनेस लोन है एंड ओपेक प्लस अग्री है टू डीप कट्स, अग्रीज टू डीप कट्स, यूएस अपोजेस मूव। अब सी, अगर प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस फिर बढ़ने लग जाएगी। तो ओपेक का जो कार्टेल है ये अक्सर सप्लाई को कंट्रोल करता है क्रूड ऑयल का, और उसके कारण फ्यूल का, क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अप और डाउन होता है। अभी द वर्ल्ड वांट्स कि फ्यूल क्रूड ऑयल प्राइस कम हो, बट वो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं यहाँ पे। देन साइंटिस्ट हु ब्रॉट चीता टू इंडिया फाइंड्स नो प्लेस इन टास्क फोर्स, एक्सपर्ट्स का प्रेजेंस जरूरी होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैम्पलेट है, इसको मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लगाया है। दिस इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। सी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जितना पॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आएगा। स्टेज 1 मतलब AQI पुअर है तो आप स्टॉप कर दो सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विद प्लॉट साइज ऑफ फॉर अबाउट 500 स्क्वायर मीटर, मतलब कंस्ट्रक्शन में रेत आता है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, उसको स्टॉप कर दो। एनफोर्सिंग गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ एंटी स्मोक गन्स एट कंस्ट्रक्शन साइट, स्मोक में पार्टिकल्स आते हैं, दिस वाटर एटसेट्रा, और उससे डस्ट सेटल हो जाती है। मैकेनाइज्ड वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन रोड्स करो। एनफोर्सिंग बैन ऑन ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड PUC फॉर व्हीकल, PUC फॉर व्हीकल। डिस्कॉम्स पावर कट मिनिमाइज करें और एनकरेज करें यूनिफाइड कम्यूट, इससे व्हीकल्स का एग्जॉस्ट कम होगा। तो ये स्टेज 1 का रेस्पॉन्स है। स्टेज 2 का रेस्पॉन्स है जब वेरी पुअर है, not allowing coal firewood in tandoor at hostels, stopping use of diesel gensets except for essential emergency services, पार्किंग फी करो ताकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज करें, CNG ई बस को बढ़ाओ। स्टेज 3 है कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटी बंद कर दो एक्सेप्ट रेलवे, मेट्रो, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। PNG सप्लाई क्लोजर कर दो। देन NCR गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन BS3 फ्यूल भी, BS4 क्योंकि लेस पॉल्यूटिंग होता है। सीवियर हो जाएगा तो एंट्री ऑफ ट्रक भी बंद कर देंगे, केवल जो रजिस्टर्ड डीजल मीडियम है वही वर्क करेगा, एसेंशियल्स ओनली। 4 व्हीलर डीजल व्हीकल्स जो हैं वो भी BS6 ही होंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स एडिशनल मेजर्स लेगी, ऑड इवन लेगी, स्कूल्स बंद करेगी। NCR में पब्लिक जो है म्युनिसिपल प्राइवेट ऑफिसेस 50% स्ट्रेंथ पे करेंगे, वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा। लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स, हाईवे, रोड्स, फ्लाईओवर्स भी बैन हो जाएंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन सॉल्यूशन। जब भी हमें आंसर राइटिंग करना है GS4 में स्पेशली, ये फॉर्मेट होना चाहिए। कितना टू द पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स देखो, प्रिसीजन के साथ लिखा हुआ है, और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज भी नहीं है जो यहाँ पे मेंशन किया है। इन चीजों को रियल टाइम पे रिप्रोड्यूस करना मेंस एग्जामिनेशन में वही एक आर्ट होता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये चीज हमें प्रिसीजन के साथ सीखना जरूरी होता है। तो ये रेडीमेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेम्पलेट है। लर्न बाय हार्ट दीज टेम्पलेट, दीज सॉल्यूशंस और यूज इट। दिस इज रावणा। रावणा दहन ये बताता है हमारे अंदर गुड भी होता है, हमारे अंदर बैड भी होता है। सो द आइडिया इज कि हम इस बैड को किल करें, बैड को किल करें और गुड को एम्पलीफाई करें और बैड को मिनिमाइज करें। दिस इज व्हाट इट सिंबलाइजेस। देन अ पॉलिटिकल प्लंज है, द फ्रेइंग फ्रेमवर्क, डियर अननोन फ्रेंड, देन द जनरल्स लेबरिंथ एंड मेकिंग केमिस्ट्री क्लिक। अभी लेट अस वेट, इसको सारा हम कंसोलिडेट कर लेंगे। कोलेजियम सिस्टम है यहाँ पे। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, जजेस का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन जो ट्रांसफर्स भी है, वो एक कोलेजियम बनता है जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो ही जजेस मिलके सजेस्ट करके रिकमेंड करते हैं कि इन जज को बनाना है, प्रमोट करना है, जज बनाना है, CJI बनाना है, लाइक दैट। और फिर गवर्नमेंट उनका अप्रूवल ओके करती है, देन फिर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर इस टाइप से वर्क करता है। तो कोलेजियम सिस्टम जो है ये इसलिए जरूरी है ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे। It is a way by which judges of the Supreme Court, High Courts are appointed and transferred. So collegium system is not rooted in the Constitution. 3 laws, 3 cases आए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, और उससे ऐसा कंसेंसस बना। The role of the government is limited to conducting an inquiry through the Intelligence Bureau. Government actually बैकग्राउंड चेक करती है, जो नाम आता है, और उसको चेक करने के बाद ओके करती है, यूजुअली ओके हो जाता है, देन ओनली फिर अपॉइंटमेंट होता है।
124 एंड 217 है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल है, ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, हु इज रिक्वायर्ड टू होल्ड कंसल्टेशन with such of the judges of the Supreme Court and the High Court as he may think is needed for appointment other than CJI, और CJI के लिए भी एक कोलेजियम होगा। तो ये जो ग्रुप ऑफ जजेस है दिस इज कॉल्ड कोलेजियम। ये सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बेसिस में इवॉल्व हुआ है। फर्स्ट जज केस आया, सेकंड जज केस आया, थर्ड जज केस आया। थर्ड जज केस में ये आया कि गवर्नमेंट को फिर बात माननी पड़ेगी, आर्टिकल 143 आया। कंसल्टेशन का मतलब होता है केवल CJI का रिकमेंडेशन नहीं, कंसल्टेशन का मतलब है जो ये वर्ड यहाँ लिखा था 217124 में, सच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जिसका कंसल्टेशन करना है प्रेसिडेंट को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो कंसल्टेशन का मतलब होता है कि वहां पे कॉन्करेंस होगा यहाँ पर, और फिर कंसल्टेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया केवल एक CJI का नहीं, ग्रुप ऑफ जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनका रिकमेंडेशन आएगा और देन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कोलेजियम। अब क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कैसे किन बेसिस पे नाम सर्व किया, प्लस जुडिशरी सेल्फ खुद ही को अपॉइंट कर रही है यहाँ पे, तो इस पे क्रिटिसिज्म होता है। प्लस दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एज वेल। देन प्राइस कैप, फॉलआउट, एस्टेरॉयड, डार्ट, एंड दिस इज राइजिंग रेट्स है। ओपेक प्लस, ओपेक प्लस में कौन सी कंट्रीज आती है, कैन यू टेल? ओपेक में कौन सी कंट्री है एंड व्हाट इज ओपेक प्लस? देन वॉल्यूम ग्रोथ। ओके, सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू फॉर टुडे। अब हम क्लास में इसको आगे पढ़ेंगे 1858 टू 1947, मतलब आज सारा हिस्टोरिकल हम कंप्लीट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और जो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है मैं वो इन अ शॉर्ट वाइल अलग से आपसे शेयर करता हूँ। सो दिस इज 6th of October 2022। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।